आज हम लोग सिविक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइंस या संविधान निर्माण। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन या संविधान निर्माण के बारे में आज हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण कैसे हुआ और इसका भारत के संविधान और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के डिजाइंस के बारे में जानना है थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड, या व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। ऐसे संविधान है क्या, ऐसे बुनियादी मतलब बेसिक जर्नल्स, ऐसे बुनियादी नियमों व कानूनों का संग्रह। ठीक है ना। यानी संविधान क्या है, संक्षेप में या शार्ट में कह लें तो नियमों व कानूनों का एक संग्रह है। तो ऐसे बुनियादी नियमों व कानूनों का संग्रह जिसका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों के सम्मिलित रूप को ही संविधान कहते हैं। यानी कि एक संक्षेप में समझें, नियम व कानूनों का संग्रह संविधान है जिसे नागरिक और सरकार को इनका पालन करना होता है। तो ऐसे बुनियादी नियमों व कानूनों का संग्रह जिसका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है, ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। कलेक्शन ऑफ सच बेसिक रूल्स एंड लॉ दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट्स have to follow. Also such rules together are called constitutions. ठीक है। तो सबसे पहले हम अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान के बारे में जानेंगे, क्योंकि करंट में अगर जो संविधान बने हैं उनमें अगर देखें तो अफ्रीका का संविधान है। अफ्रीका के बाद भी नेपाल का संविधान बना है, लेकिन नए जो संविधान निर्मित हुए हैं उन संविधानों में सबसे अच्छा और सुव्यवस्थित संविधान जो बना वो दक्षिण अफ्रीका का है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का संविधान भारत के बाद आया है, इसलिए इस चैप्टर में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यही देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान कैसे आया या कैसे स्थापित हुआ। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीकी लोकतंत्र है उसके संविधान के बारे में जानेंगे। पहले तो यही समझना है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र कैसे आया या वहां डेमोक्रेसी कैसे डेवलप हुई। तो रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थ्रिट्स, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थ्रिट। आपको ये समझना है अपार्थ्रिट या रंग भेद है क्या। तो संक्षेप में सीधी भाषा में आप समझें कि गोरे और काली चमड़ी वालों के बीच भेदभाव किया जाना ही रंग भेद कहलाता है। यानी ब्लैक एंड व्हाइट स्किन्स जो होती हैं उन पर हम क्या करें, उन पर भेदभाव कर लें, डिफ्रेंसिएशन कर लें, वही क्या है, रंग भेद नीति है। और ये विश्व में कहीं कहीं प्रचलित था, जैसे दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है। लेकिन इसका सबसे जो घृणतम रूप है या सबसे मतलब इस रंग भेद नीति का जो सबसे खराब रूप है वो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता था। तो दक्षिण अफ्रीका से शुरू करते हैं। रंग भेद नीति है क्या, पहले समझेंगे। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है। यानी कि ये जो अपार्थ्रिट वाज ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। यानी एक प्रकार से ये रेसिकल डिस्क्रिमिनेशंस है। यानी कि ये जो सिस्टम है ये रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन है, या कहें कि इस सिद्धांत पर, भेदभाव के सिद्धांत पर ये आधारित है, जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। आपको पहले बता दिया गया है कि ये मुख्यतः कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई थी, यानी यूनिक टू साउथ अफ्रीका। 17 और 18 सदी में व्यापार करने आई यूरोपीय कंपनियों के लोग
दक्षिण अफ्रीका में बस गए। जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने आए और अंग्रेज यहाँ पर बसे, फिर यहाँ के शासन व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लिया और फिर यहाँ पर क्रांति आदि हुई, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो वैसे ही ये यूरोपीय कंपनियां कहाँ गई? अफ्रीका गई और दक्षिण अफ्रीका में ये जाकर बस गए। यानी ड्यूरिंग 17 एंड 18 सेंचुरी people from European company who come to do during settled in South Africa। यानी ये कंपनियां उस समय साउथ अफ्रीका गई और वहां पर सेटल हो गई या वहां पर बस गई और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया, यानी एंड बिकम द लोकल गवर्नमेंट्स लोकल रूलर्स। और ये जो है स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिए या स्थानीय रूलर बन गए। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया। हम पहले बता दिए हैं शुरू में कि गोरे और काले लोगों के चमड़ी का भेद है, स्किन का भेद है। तो द सिस्टम ऑफ apartheids divided the pupils apartheid divided the pupil and leveled them on the basis of their skin colors। यानी जो विभिन्न प्रकार के स्किन कलर्स के आधार पर डिवाइड किया गया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों के चमड़ी का रंग काला था, यानी अफ्रीकी लोग जो थे वो मूलतः जो स्थानीय लोग हैं वो कौन होते हैं? काले होते हैं। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है, यानी 3/4 एंड 1/3 तो वहाँ है, वो कौन है? मूल निवासी हैं या काले हैं। और उन्हें क्या कहते हैं? अश्वेत कहते हैं। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर्स द मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वे आर कॉल्ड ब्लैक्स। यानी उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लैक कहा जाता है, ब्लैक्स के नाम से जाना जाता है। श्वेत और अश्वेत के अलावा यानी व्हाइट एंड ब्लैक के अलावा वहाँ कुछ अदर कलर्स के लोग भी थे। यानी श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित रंग वाले रंगीन चमड़ी वाले लोग थे और उसके अलावा भारतीय लोग भी थे। कुछ भारतीय भी वहाँ व्यापार करने गए थे, घूमने गए थे। गांधी जी भी वहाँ पहुँच गए थे यहाँ के अली बाबा के केस को लड़ने। तो उन्हीं के बारे में है कि beside these two groups there were people of mixed race who were called colored and people who migrate from Indians। यानी कि यहाँ पर भारत के लोग भी पहुंच गए थे और कुछ मिश्रित नस्ल वाले मिग्रेट रेस वाले थे जिन्हें हम क्या कहते थे? कलर्ड के नाम से जानते थे। वह लोग यहाँ पहुंच गए थे। तो ये मूल में अगर कहें तो मूल तो ब्लैक्स हैं, इसके अलावा कुछ अदर हैं जो कलर्स मिश्रित रंग वाले कलर्स रंगीन हैं और कुछ हैं जो भारतीय हैं और कुछ यूरोपियन पहुंच गए जो व्हाइट्स हैं। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। यानी हमने बताया कि जो यूरोपीय हैं व्हाइट्स लोग हैं, जब ये वहाँ पहुँचे अफ्रीका तो वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए और लोकल रूलर्स बनने के बाद अश्वेत यानी जो ब्लैक्स थे उनके साथ दमनकारी नीति को इन्होंने प्रारंभ किया। तो द अपार्थाइड सिस्टम वाज पार्टिकुलर मतलब अपार्सिव फॉर द ब्लैक्स, यानी इनके प्रति दमनकारी नीति थी। क्या क्या थी? पहला, उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की इजाजत नहीं थी, यानी द वेयर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट एरिया, यानी जो व्हाइट एरिया था वहां पर इन्हें जाने की या बसने की इजाजत नहीं थी। दूसरा, रेलगाड़ी, बस, होटल, अस्पताल, स्कूल, सार्वजनिक शौचालय आदि गोरों और कालों के लिए एकदम अलग थे। यानी काले लोग गोरे लोगों के इन साधनों पर नहीं जा सकते थे, जैसे ट्रेन, बस, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल एंड पब्लिक टॉयलेट्स etc were all separate for the white and blacks। ठीक है।
अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। यानी जो अश्वेत थे उन्हें किसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म, संगठन को, एसोसिएशन को बनाने और अपने साथ जो भेदभाव हो रहा है इस भेदभाव का विरोध करने का अधिकार नहीं था। ब्लैक कुड्स नॉट फ्रॉम एसोसिएशन आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट्स। ठीक है ना, टेरिबल ट्रीटमेंट्स। अगला है, इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। यानी द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। यानी जो वाइट नहीं थे यानी नॉन वाइट्स यानी ब्लैक्स लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इन दमनकारी जो नीतियां थी, यानी अफ्रीका में जो ऐसी नीतियां चल रही थी, वैसे ही आपको पता होगा महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उन्होंने वाइट्स वाली ट्रेन पर एसी का टिकट बुक कराकर चढ़ गए थे जिन्हें बीच स्टेशन में उतार दिया गया था। तो ये वही घटनाएं हैं। तो आगे क्या हुआ, 1950 से अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। ठीक है ना, आपको बताए थे 4 प्रकार के लोग थे, ब्लैक्स थे, कलर्स थे और इंडियंस थे एंड यूरोपियन व्हाइट स्किन वाले। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने अश्वेत यानी ब्लैक्स, कलर्स एंड इंडियंस ये सभी संघर्ष प्रारंभ करते हैं। यानी सिंस 1915 द ब्लैक, कलर्स एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। यानी अपार्थाइड सिस्टम यानी जो रंग भेद नीति है, अपार्थाइड सिस्टम है, इसके विरुद्ध इन्होंने ये एक क्या किया, फॉर्ट्स यानी कि एक प्रकार से कहें आंदोलन शुरू किया। विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। यानी ये याद रखना है कि जो अफ्रीकी जो स्ट्रगल था या जो आंदोलन था, जो संघर्ष था, वो किसके तले लड़ा गया, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। द अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड द स्ट्रगल। यानी ये संघर्ष करने वाले, विरोध करने वाले इसके तहत इकट्ठा हुए। इसमें मजदूर थे, कुछ संगठन थे और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। यानी कि द इंक्लूड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टीज। ठीक है ना, इन्होंने विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का आयोजन किया। यानी द लॉन्चेड प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक्स। यानी इन्होंने जो मार्च और मतलब एक प्रकार से कहें तो मार्च एंड स्ट्राइक को इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया या प्रोटेस्ट किया। इन्होंने विरोध के स्वरूप विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन किया। 1664 में नेल्सन मंडेला, आप जानते होंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट भी थे। तो 1964 में नेल्सन मंडेला और 7 अन्य नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। क्यों? क्योंकि ये रंगभेद नीति का या कहें कि जो अपार्थाइड्स मूवमेंट चल रहा था उसके लीडर थे या उसके नेतृत्व करता थे। तो 1964 नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स वेयर ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड sentenced to life imprisonments। ठीक है ना, तो इम्प्रिजनमेंट्स मतलब होता है कारावास, तो वही है कि नेल्सन मंडेला और 7 अन्य नेताओं पर